नमस्कार साथियों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संचालित होनी है जो 2 व 3 मार्च से शुरू होने वाली है। तो इस स्थिति में क्या 2 साल से बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे पढ़ें, ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इसी संबंध में आज हम परविंदर कौर मैम से मिलने आए हैं, जो शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय रसायन की शिक्षिका हैं और ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पढ़े तो हर द्वार से भी जुड़ी हुई है और ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में भी शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के कार्य कर रही हैं। तो मैम का हम स्वागत करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैम, जैसे कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी सडनली बच्चों को ये डर आ गया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए और वो एक पढ़ाई की जो दौर होता है प्रिपरेशन के दौर पे वो हट चुके हैं। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों को पहले तो ये कहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। हम एक विद्यार्थी ही रहे हैं शुरू से। जैसे अब तक हम एग्ज़ाम की तैयारियां करते आए थे, वैसे ही तैयारी हमें करनी है। इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुछ पार्ट जो है आपके सब्जेक्ट से हट गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो पार्ट हट गया है, 30% जो कटा है, उसे आप पहले हटा दें कि इतना हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपके पास 70% कोर्स बचता है। उस 70% कोर्स में आप अगर बहुत घबराहट हो रही है तो ब्लूप्रिंट पे जाएं, पहले ब्लूप्रिंट को समझ लें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। मैम, जैसे ब्लूप्रिंट हर पेपर के पहले मिलता है हमें हर सब्जेक्ट के लिए, उसका कितना महत्व होता है? क्या बच्चे उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई कर पाते हैं या टीचर्स उसको कितना महत्व देते हैं जब पढ़ाते समय? बेशक मैडम, ब्लूप्रिंट जो है ये हमें एक मैप दे रहा है कि हमें किस पार्ट पे कितना ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, किस पार्ट से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, किस पार्ट से छोटे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और ब्लूप्रिंट आपको साल के शुरू से मिल ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग जब हम करते हैं वो है कि एक बार कोर्स हो जाए, जब कोर्स होने के बाद हम नवंबर दिसंबर से ब्लूप्रिंट पे बच्चों से और जोर देकर उस पर पढ़ाई करवाते हैं। मैम, जैसा कि बच्चे मान के चल रहे थे कि परीक्षाएं ऑफलाइन होनी है और 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी परीक्षा के माइंडसेट पे नहीं है, तो उन्हें हम क्या कुछ ऐसे टॉप टिप्स बताएं कि वो कम समय में परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए? देखिए, सबसे पहला जो मैं टिप देना चाहूँगी कि आप घबराएं नहीं। दूसरा टिप कि आप लगातार अभ्यास करते रहें। तीसरा, हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो मेरे सब्जेक्ट में ऐसा है कि एक चैप्टर में ऐसा है कि 12 नंबर के क्वेश्चन है, तो किसी में ऐसा रहा है कि उसको वेटेज जो दिया गया है वो 4 मार्क्स का वेटेज है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि आपके किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस चैप्टर को आप ज़्यादा पढ़िए। ये सबसे अच्छी आपकी प्लानिंग होगी। मैम, पेपर हॉल में क्या बच्चे अचानक से घबरा जाते हैं, तो पेपर हॉल में क्या बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट उस 3 घंटों में बच्चे बहुत अच्छे से पेपर लिख पाएँ और कौन से प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए? क्या सीक्वेंस वाइज किस तरीके से बच्चों को पेपर लिखना चाहिए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 3 घंटे का है, तो टाइम यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ताकि आप उसमें अपना स्कोरिंग कंप्लीट कर सकें। सेकेंड नंबर पे आइए जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, ठीक, उसे बनाइए। और उसके बाद जब आपके पास समय बच रहा है और जिनमें आपको थोड़ा ऐसा है कि सोचना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, तो थर्ड नंबर पे आप उन टाइप के क्वेश्चंस को बनाएं। और ये भी ध्यान रखिए कि आपको 1 घंटे में कितना बनाना है। आप अपने पूरे इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा और आखिरी जो है आप आधा घंटा रखिए, क्योंकि लास्ट का जो आधा घंटा है उसमें आप एक बार चेक भी करेंगे कि कौन से प्रश्न आपसे छूट गए हैं। उसी समय आप अपने सप्लीमेंट्री को भी धागा बांध रहे हैं
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बीच आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर याद आ जाए, तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो 2.5 घंटा है, आप 3 घंटा लेके ना करिए, नहीं तो लास्ट में ऐसा होता है कि आप हड़बड़ा जाएंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि 2.5 घंटे की प्लानिंग के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बनाएं। मैम जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी 2 साल में बच्चों ने घर से पढ़ाई की है, जी। तो कहीं ना कहीं वो जो 10वीं में बच्चा था वो अब 11वीं से 12वीं में, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरेशन नहीं है कई चीज़ों में, और रसायन ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए भी बहुत टफ रहा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो बच्चों को किस तरीके से वो शॉर्ट तरीके से पढ़ सके, कि टॉपिक्स वाइज पढ़ें कि माइंड मैप, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए बच्चों की, वो अच्छे से कैप्चर भी कर पाए और अपने अभी जो कम समय में अपने डाउट्स हैं क्लियर कर पाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाए। मैडम मैं पहले तो ये कहूँगी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी बच्चों के बहुत काम आएंगे। बेसिकली क्या होता है कि किसी चैप्टर के 3 या 4 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे आप देखिए, आपको ये समझना है कि कोगुलेशन क्या है, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड विलयन है, कोलाइड है, टिंडल इफेक्ट है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक टेबल बनाना है, जैसे आप पी ब्लॉक की बात करें, डी और एफ ब्लॉक, ये 2 चैप्टर आप केवल 1 पेज में लिख सकते हैं। आपको एक टेबल बनाना है और आपको ये समझना है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है और कौन सी घटती है, सिर्फ इतना लिखना है, आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टी किन किन फैक्टर पे, किन किन कारक पे निर्भर करती है, सिर्फ इतना ही कीजिए, आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हर चैप्टर के कुछ बेसिक की पॉइंट्स होते हैं या बेसिक कॉन्क्रीट वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, आप उस पर बात करें, उसी को समझ लें, आपका कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम अगर किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो उसमें हमें ब्लूप्रिंट मिला होता है ना मैम जी। तो अगर उसमें हम देखें कि 1 मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इस तरीके से अगर हम तैयारी करें तो हो सकता है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके कि वो चैप्टर्स को एनालिसिस कर पाए। और मैम इसमें भी ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल का जो बच्चों का पेपर एनालिसिस होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है तैयारी करने में? बेशक बच्चों को ये आइडिया हो जाता है 5 साल के प्रश्न पत्र देखने से कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक चैप्टर के कौन से टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम पर्पज से ये बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरे टॉपिक को देखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं टॉपिक को पिछले प्रश्न पत्रों की मदद से छांट सकते हैं और उन्हीं प्रश्नों को और उसी टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख सकते हैं। मैम अभी के दौर पे एग्ज़ाम बच्चों का साथ साथ ये पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है और जैसा कि बातचीत में पता चल रहा है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स एकदम ज़्यादा डरे हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को, बच्चों के? पेरेंट्स को तो मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप जब तक पेशेंस में नहीं रहेंगे, धैर्य रखिए और बच्चों को थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाते रहिए, क्योंकि वो खुद घबराए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनको दें कि वो ऐसे खाना खाए जिससे उनको नींद कम आए, क्योंकि ऐसा होता है, हमने कई बार देखा है कि बच्चे रात भर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्ज़ाम हॉल में, वो वहाँ पे उनकी तबीयत खराब होने लगती है, बहुत बार वो वोमिटिंग करने लगते हैं। इस चीज़ का मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूँगी कि अगर आपके बच्चे लंबे समय तक सिटिंग में हैं तो आप उन्हें थोड़ा वॉक लेके आने के लिए कहिए। आप कुछ नहीं तो आपके हॉल में वो लोग 2-4 राउंड ले लें। रात को अगर जाग रहे हैं तो हल्का फुल्का उनके पास कुछ फ्रूट्स होने चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए, हेल्दी स्नैक्स, जिससे उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो कंप्लीट हो, क्योंकि बच्चे जब आते हैं हॉल में तो उस समय भूख के कारण भी उनका चक्कर आता है। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें और उनके एक अच्छी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। मैम जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने पेपर लिखा
तो एज अ टीचर आप उस पेपर में किस तरीके से लिखना चाहते हैं जिससे बच्चों को मार्क्स देते हुए आपको भी लगे कि हाँ ये बच्चे ने ऐसा लिखा है। और कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों की कॉपीज आती है जिसमें नंबर देने में भी मुश्किल होती है क्योंकि बच्चे की लिखावट या प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए पेपर पे? आंसर राइटिंग करते समय आपको ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि आप बहुत ही अस्पष्ट ना लिखें, थोड़ी लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम चेक करते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को काट रहे हैं तो आप एक लाइन से काटिए, बहुत उसमें लाइन पे लाइन देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत लाइन से आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रश्न आपका प्रश्न पत्र में उनका नंबर है वही नंबर डालिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नंबर गलत डाल देते हैं, तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि ये किस प्रश्न का उत्तर है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न पत्र में नंबर है वही आपके आंसर शीट में नंबर डालिए। और दो प्रश्नों के उत्तर के बीच में एक या दो लाइन छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वहाँ समय नहीं है कि आप पूरा लाइन नहीं खींच सकते तो आप केवल क्या करें, वहाँ जगह छोड़ दीजिए। स्पष्टता रहनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे मार्किंग कर सकें। और अगर आप वहाँ पे कोई व्यंजक उत्पन्न करना चाह रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में रहता है, मैथ्स में अपन सवाल को बना रहे हैं, तो आप स्टेप पे ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टेप को स्किप नहीं करेंगे आप, उससे भी आपकी मार्किंग कम हो जाती है। ओवरऑल अगर हम कहें तो समय कम है लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ाई हमारी अगर अच्छी हो, साल भर हमने किया हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम पेपर तो लिख सकते हैं, राइट मैम? तो इस वजह से और मैम को मैं अंत में यही बोलूँगी कि कुछ शॉर्ट टिप्स दे दें टॉपिक से रिलेटेड या हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड जो बच्चों को शायद एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। जरूर। जैसे मैडम ने बताया, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेती हूँ, तो मेरे हिसाब से जो टिप्स रहेंगे, पहली बात कि आप ब्लूप्रिंट पे जाइए। ब्लूप्रिंट में अगर आप देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस चैप्टर को सबसे पहले करिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका पी ब्लॉक जिसमें 8 मार्क्स हैं, इसे आप लीजिए। ये 2 चैप्टर हो जाते हैं तो आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। इजी पढ़ने वाले चैप्टर में देखिए आप जैव अणु है, ये ऐसा चैप्टर है जिससे अगर बच्चा 10th तक पढ़ा है, एक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, इसमें जनरल साइंस है, तो जैव अणु से ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है जो कोई एक आम बच्चा नहीं बना सकता जो 10वीं पास है। तो इस चैप्टर को आप ले लें। इसके बाद आप बात करते हैं अगर आप विलियन चैप्टर की, तो विलियन चैप्टर से आप देख लीजिए कि सवाल आएंगे कुछ संख्यात्मक प्रश्न जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। 2 नंबर का न्यूमेरिकल या छोटी छोटी जो परिभाषा है मूलकता, इससे आते हैं। और उसके बाद जो आपके बड़े प्रश्न आएंगे तो हिमांक है, क्वथनांक है और वाष्प दाब है, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप इस हिसाब से अगर देखें तो हर चैप्टर में एक फिक्स पॉइंट है और फिक्स नंबर है कि वहाँ से प्रश्न आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले 4-5 साल के प्रश्नों में ऐसा देखा गया है कि 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। पहले ऐसा होता था कि 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते थे, पर अब ऐसा है कि वो 2+3 के पैटर्न में आते हैं या 3+1+1 के पैटर्न में आते हैं। वही बात 4 नंबर के लिए भी है। ये अब 4 नंबर का नहीं आता, ये आता है 2+2 के पैटर्न में या 3+1 के पैटर्न में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बहुत बड़े प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन अब नहीं आते। तो कुछ एक ये टिप्स हैं जो बच्चों को बहुत हेल्प होगी मैडम, ताकि वो आसानी से केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो आशा करते हैं कि बच्चों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो और वो अपने एग्ज़ाम में जो डर है या वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं, हेजिटेशन में है, घबराहट में, वो उनकी दूर हुई हो। तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं अंत करती हूँ और मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू।